हे एवरीवन, दिस इज़ आफिया और आज मैं पढ़ाने वाली हूँ वुमेंस राइटिंग। कोर्स कोड है BEGC 111। बेसिकली होता क्या है कि कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है पूरी बुक के थ्रू जाने का, पूरी बुक के रीड आउट करने का और एक एक लाइन पढ़ने का, एक एक लाइन को समझने का। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो कवर कर रहा होगा एक यूनिट। अब एक यूनिट वैसे तो अगर आप ये BEGC 111 के लिए वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि एक ब्लॉक में 4 यूनिट होते हैं। तो एक वीडियो में हम एक यूनिट कवर कर लेते हैं। एक यूनिट इट इज़ द ईजिएस्ट वे टू कवर अवर सब्जेक्ट। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे मैं उसको पढ़ा दूँगी। तो शुरू करते हैं। ब्लॉक 1 है हमारा नॉन फिक्शनल प्रोस। अब इसके आ जाते हैं यूनिट पे। यूनिट 1 इंट्रोड्यूसिंग टू वुमेंस राइटिंग। ठीक है, यहाँ पे अब हो रही है वुमेंस राइटिंग की बात और हमारा इंट्रोडक्शन है, फेमिनिस्ट की बात हो रही है ऑब्वियसली। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर फेमिनिज़म होता क्या है। ठीक है, फेमिनिज़म क्या होता है। और मैं ये बता दूं आपको कि एक सीरीज़, जैसे अभी मैंने शुरू में भी बताया, सीरीज़ चलने वाली है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 करके फिर आपका एक ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ब्लॉक होगा, फिर उससे नेक्स्ट ब्लॉक होगा। तो यूनिट्स पढ़ाए जाएंगे। फिर उसके बाद जब हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम हर यूनिट से क्वेश्चंस लेंगे, जो एक्टिविटी के क्वेश्चंस होते हैं। और आपका जब यूनिट ख़त्म हो जाता है ना तो उसके बाद भी क्वेश्चंस होते हैं, यूनिट एंड क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको भी कवर करेंगे। तो यूनिट स्टार्ट करते हैं। हमने क्या वर्ड लिया है कि फेमिनिज़म क्या होता है। ठीक है, जब हम फेमिनिज़म की बात करने वाले हैं तो फेमिनिज़म बेसिकली है क्या। फेमिनिज़म इज़ अ सोशल, पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट दैट एडवोकेट्स फॉर जेंडर इक्वलिटी। फेमिनिज़म बेसिकली क्या है कि एक तो ये सोशल, पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है जो किसकी बात कर रहा है, जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहा है। बेसिक से समझ लेते हैं, बिल्कुल ही डेप्थ में नहीं जाएंगे कि बहुत ज़्यादा डीपली समझेंगे और बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी कर रहे हैं। बस इतना समझ लेते हैं कि जितना हमारे इस कोर्स में, इस बुक में ज़रूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो, अब फेमिनिज़म के की एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। की एस्पेक्ट्स ऑफ, सॉरी फॉर द राइटिंग, मैं अगर बोल रही हूँ तो आपको समझ ही आ रहा होगा, राइटिंग पे इतना फोकस मत करना। ठीक है, तो की एस्पेक्ट्स ऑफ फेमिनिज़म, पहला तो क्या कि ये इक्वलिटी की बात करता है। फेमिनिज़म जो है वो इक्वलिटी की बात करता है, ना कि सुपरियॉरिटी की। समझ रहे हो बात को। फेमिनिज़म का जो एक की एस्पेक्ट है वो है कि वुमेन को इक्वलिटी देनी है, ना कि सुपरियॉरिटी देनी है। फेमिनिज्म सीक्स इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल जेंडर्स, नॉट फीमेल डोमिनेंस ओवर मैन। ऐसा नहीं होगा कि फ़ीमेल को, मतलब हमें फेमिनिज्म के नाम पे फ़ीमेल डोमिनेंट कंट्री बना देना है या फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी बना देना है। पहले मैन डोमिनेंट सोसाइटी थी, फिर उसके बाद हम फेमिनिस्ट लेकर आए, फिर हमने कंट्री या सोसाइटी को फीमेल डोमिनेंट बनाने की तैयारी शुरू कर देनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मेन क्या था यहाँ पे पॉइंट कि जो फेमिनिज़म है वो किस चीज़ की बात कर रहा है, इक्वलिटी, नॉट सुपरियॉरिटी। ठीक है, आ जाते हैं नीचे। अब दूसरा हमारा पॉइंट क्या है। अब फेमिनिज़म में मिसकंसेप्शंस क्या हैं अबाउट फेमिनिज़म। देखो, अब हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें होंगी कि फेमिनिज़म आखिर है क्या। क्या ये मर्दों को हेट करने के बारे में, इट्स अबाउट हेटिंग मैन? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहला पॉइंट क्या था, जो हमारे दिमाग में रहता है, मोस्टली लोगों के दिमाग में रहता है, अगर हमारे दिमाग में नहीं भी है तो लोगों के दिमाग में तो आ ही जाता है, मिसकंसेप्शंस है ये। इट्स अबाउट हेटिंग मैन? बिल्कुल नहीं, नो। फेमिनिज्म अपोजेज, इस चीज़ के तो खिलाफ है कि मैन को हेट करना। जब फेमिनिज्म जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहा है तो फिर फेमिनिज्म ऐसा कैसे बोल सकता है कि मैन को हेट करो।
बेसिकली होता क्या है कि फेमिनिज़म पेट्रियार्की सिस्टम को, जो होता है पेट्रियार्की सिस्टम, उसको हेट करने बोल रहा है, उसको हेट करने की बात कर रहा है, ना कि मैन को। ठीक है, फेमिनिज्म अपोजेस पेट्रियार्की। जो पेट्रियार्की क्या होता है? पेट्रियार्की अ सिस्टम दैट प्रिविलेजेस मैन। पेट्रियार्कल सिस्टम होता है, उसको हेट करने की बात कर रहा है, मैन को हेट करने की बात नहीं कर रहा। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है मिसकंसेप्शंस में ही दूसरा पॉइंट। अब लोग कहते हैं कि वुमेन तो ऑलरेडी इक्वल है, तो फेमिनिज्म की तो ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, वो अभी भी एग्जिस्ट करती है लॉज में, वर्क प्लेस पे और सोसाइटीज़ में। इवन आप कह सकते हो कि जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है ना, वो वर्ल्ड वाइड एग्जिस्ट करती है। तो ये तो हम कह ही नहीं सकते हैं कि वुमेन के पास मतलब वुमेन ऑलरेडी इक्वल है, तो फेमिनिज्म की तो ज़रूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, दूसरा मिसकंसेप्शन हमने पढ़ा कि वुमेन आर ऑलरेडी इक्वल, तो ज़रूरत ही क्या है फेमिनिज्म की। सो फेमिनिज्म इज़ नॉट नीडेड। ठीक है, अब थर्ड है पॉइंट हमारा कि ये मिसकंसेप्शन कि फेमिनिज्म, अब फेमिनिज्म नाम एकदम सुनते हैं, फेमिनिज्म टर्म हम एकदम से सुनते हैं इज़ ओनली, तो हमारे दिमाग में एकदम से क्या आता है कि फेमिनिज्म है ना, फेमिनाइन वर्ड से बना है, फीमेल वर्ड से बनता हुआ लग रहा है, तो ऑब्वियसली सिर्फ वुमेन के बारे में होगा। फेमिनिज्म इज़ ओनली फॉर वुमेन। जैसे लोग भी सोचते होंगे कि औरतें ही फेमिनिस्ट हो सकती हैं, बिल्कुल नहीं, नो। एनीवन कैन बी अ फेमिनिस्ट इंक्लूडिंग मैन एंड नॉन बाइनरी इंडिविजुअल्स। कोई भी फेमिनिस्ट हो सकता है। इसका जवाब ये है, ऐसा नहीं है कि मतलब फीमेल वर्ड से बना है और फेमिनिस्ट लिखा हुआ है। फेमिनिज्म है वर्ड, एक लिटरेरी टर्म है कि फेमिनिज्म है, तो इसका मतलब कि सिर्फ ये औरतें ही अपना सकती हैं या फिर इसको औरतें ही फॉलो करती होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी फेमिनिस्ट हो सकता है। जैसे मान लो कि एक मैन है, ठीक है, मैन है और इधर एक वुमेन है, ये मैन है और एक ये वुमेन है। अब मैन क्या बोल रहा है? मैन बोल रहा है कि वुमेन राइट्स की बात कर रहा है। एक आदमी है, किसी आदमी को भी इमेजिन करो, वो वुमेन्स राइट की बात कर रहा है, और एक वुमेन है, वो बोल रही है कि नहीं, औरतों को पढ़ने नहीं देना चाहिए, औरतों को बाहर निकलने नहीं देना चाहिए, औरतों को ये नहीं करने देना चाहिए, औरतें मर्द के बराबर नहीं है, ये ऐसी ऐसी बातें कर रही है। ठीक है, तो अब ये मैन जो है ये हो गया फेमिनिस्ट, अब ये मैन हो गया फेमिनिस्ट। ठीक है, और ये नहीं हुई, ये वुमेन हो के भी फेमिनिस्ट नहीं हुई। समझ में आ गया? ठीक है, तो आपने फेमिनिज्म का जो की एस्पेक्ट है, फेमिनिज्म क्या है, थोड़ा थोड़ा समझ लिया। अगर आपको नोट्स या फिर ऐसे ही याद करने के लिए चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पॉइंट वाइज। और एक तो जब आप पढ़ने बैठो तो लिखने की कोशिश करा करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा भी जो भी आपके पास पॉइंट्स हैं, जो आपके दिमाग में आ रहा है, जो आपको हाईलाइट करना है, उसको आप लिख लिया करो। नहीं तो बुक में हाईलाइट नहीं भी करोगे तो लिख लिया करो, कम से कम जितना लिखोगे ना उतना याद रहेगा। लिखा हुआ रहेगा ना तो एकदम दिमाग में हिट करेगा, इसको लिखा था, इसको किस चीज़ के लिए लिखा था वो याद रहेगा, आंसर करते टाइम याद आएगा कि इस चीज़ को मैंने लिखा था, तो लिखा करो। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ की एस्पेक्ट्स ऑफ फेमिनिज्म। तो पहला हमने क्या पढ़ा था कि ये इक्वलिटी है, नॉट सुपीरियरिटी। ठीक है, अब फिर दूसरा क्या पढ़ रहा था हमने? मिसकंसेप्शंस अबाउट फेमिनिज्म। तो हमने क्या क्या मिसकंसेप्शंस पढ़े थे, आप इसको अपने आंसर में भी इंक्लूड कर सकते हैं,
इट्स नॉट सॉरी इट्स अबाउट, ये मैं मिसकंसेप्शन बता रही हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना, हिटिंग मैन, तो इसका है कि नो ऐसा नहीं है। और वुमेन दूसरा है, वुमेन आर ऑलरेडी इक्वल, सो फेमिनिज्म इज नॉट नीडेड। ठीक है, तो इसका भी क्या हो गया, नो ऐसा भी नहीं है बिल्कुल, अभी हमने पढ़ ही लिया है। और तीसरा क्या है, फेमिनिज्म इज ओनली फॉर मैन, इसका भी जवाब है बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब इसको आप लिख लीजिए इन पॉइंट्स को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया। अब यहाँ पे एक टर्म दिया गया है, क्या टर्म दिया गया है, कैनन्स। अब देख लें कि कैनन्स का मतलब आखिर होता क्या है। अब बेसिकली होता क्या है कि कैनन समझ रहे हैं ना हम, कैनन्स। ठीक है, अब क्या है कि ये एक कलेक्शन है, किस चीज़ का कलेक्शन है, कलेक्शंस ऑफ वर्क्स, कलेक्शन ऑफ वर्क्स। अब ये जो कलेक्शन ऑफ वर्क्स है ये किसी पर्टिकुलर फील्ड, किसी पर्टिकुलर फील्ड या फिर मान लो किसी पर्टिकुलर कल्चर, किसी पर्टिकुलर फील्ड या किसी पर्टिकुलर कल्चर के लिए ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, या आप कह सकते हो कि इन्फ्लुएंशियल माना जाता है। तो ठीक है, ये टर्म आपने समझ लिया कि कैनन्स आखिर होता क्या है। ये कैनन्स कलेक्शन ऑफ वर्क्स कंसीडर टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल इन अ पर्टिकुलर फील्ड और कल्चर, ऐसा बोल सकते हैं हम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब उससे पहले ना हम ये समझ लेते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा कि फेमिनिज्म मतलब एक जो फेमिनिज्म है वो क्या होता है। अब फेमिनिज्म, सॉरी यार, फेमिनिज्म क्या होता है। अब हम देख लेते हैं कि फेमिनिज्म जो वर्ड है उसका लिटरेचर से क्या लेना देना है। अब फेमिनिज्म इन लिटरेचर क्या चीज़ है, ठीक है, वो देख लेते हैं अभी। देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ फेमिनिज्म की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब फेमिनिज्म इन लिटरेचर बेसिकली फोकसेस ऑन हाउ वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन टेक्स्ट। जो टेक्स्ट है उसमें वुमेन रिप्रेजेंट कैसे की जा रही है, एंड ऑल्सो हाउ जेंडर रोल्स शेप स्टोरीज। अब जो जेंडर रोल है वो स्टोरीज़ को कैसे शेप कर रहे हैं और वुमेन लिटरेचर में बताई कैसे जा रही है, दिखाई कैसे जा रही है, उस चीज़ के बारे में कि लिटरेचर इन फेमिनिज्म। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स वर्क्स दैट चैलेंज पेट्रियार्कल आइडियाज़। अब क्या है, फेमिनिज्म इन लिटरेचर focuses on how women are represented in text and how gender roles shape stories, or it also includes works that challenge patriarchal ideas and advocate for women's rights। ठीक है, अगर बात करें, मैं 1 मिनट यहाँ पे ना लिख देती हूँ आपको, ताकि आपको यहाँ देखने से भी समझ में आ जाए कि मैं बोल क्या रही हूँ। ठीक है, क्या बोला था मैंने कि फेमिनिज्म इन लिटरेचर। अब लिटरेचर में फेमिनिज्म क्या है, फेमिनिज्म इन लिटरेचर फोकसेस ऑन हाउ वुमेन आर represented in text and how gender
roles shape stories. It also includes works that challenge patriarchal ideas and advocate for women's rights. ठीक है, ये हो गया आपका वुमेन इन लिटरेचर है क्या, सॉरी फेमिनिज्म इन लिटरेचर है क्या, सॉरी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, एक चीज़ रह गई, मैं आपको ये भी बता दूं कि फेमिनिज्म इन लिटरेचर कैसे कैसे आगे बढ़ा, क्या क्या चीज़ था। बेसिक से समझ लेंगे ना तो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा कि कैसे शुरुआत हुई, पहले कैसे था, अभी कैसे है और बीच में कैसे रहा। ठीक है, फेमिनिज्म इन लिटरेचर के वेज बता रही हूँ, सॉरी वेज नहीं, फेमिनिज्म इन लिटरेचर के कि कैसे शुरू हुआ और पहले कैसे था। देखो, अर्ली डिपिक्शन ऑफ वुमेन पढ़ने जा रहे हैं पहले हम। अर्ली डिपिक्शंस ऑफ वुमेन, कि वुमेन को कैसे पोर्ट्रे किया जाता था, कब की बात कर रहे हैं हम, अर्ली 19th सेंचुरी की। ठीक है, इन अर्ली लिटरेचर वुमेन वर ऑफन पोर्ट्रेड एज लाइक ओबीडियंट और कन्फाइंड और ट्रेडिशनल रोल्स। ठीक है, पहले वुमेन को 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, कैसे शो किया जाता था, या तो वुमेन वाइफ है या फिर मदर है या फिर म्यूजिस है। ठीक है, वुमेन को इस तरीके से शो किया जाता था। सॉरी, अगर एग्जाम्पल ले लें हम प्री 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम कि उस टाइम लिटरेचर में वुमेन को कैसे शो किया जाता, तो एग्जाम्पल ले लें तो शेक्सपियर पहला ले लेते हैं कि शेक्सपियर कैसे अपनी वुमेन्स को शो करते थे। अपनी वुमेन्स जो लिखते थे वो, उन वुमेन्स की बात हो रही है। जैसे लेडी मैकबेथ की बात करते हैं। लेडी मैकबेथ थी, वो मैकबेथ में वो पावरफुल थी, लेकिन अगर अदर वुमेन्स की बात कर लें जैसे ओफीलिया किस में थी हैं, हैमलेट में, तो वो मेल कंट्रोल से सफ़र कर रही थी। ठीक है, अभी हमने देख लिया। और एक और एग्जांपल आ रहा है मेरे दिमाग में, ये भी प्री 19th सेंचुरी की बात है। ठीक है, मिल्टन्स ईव, मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी ना, पैराडाइज लॉस्ट, उसमें ईव थी, फीमेल कैरेक्टर ईव थी। अब वो कैसे देखी गई इसमें कि वो जो डाउनफॉल था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानी गई। ठीक है, और वुमेन की वीकनेस की बात की गई, वो पोर्ट्रे की गई इस तरीके से कि एडम और ईव का जो डाउनफॉल हुआ है, जो उन्होंने सफ़र किया है, जो जो तकलीफ़ें उन्होंने सफ़र करी हैं, वो वुमेन की वीकनेस की वजह से हुआ है कि वुमेन के पास थोड़ा कम अकल था, इस वजह से उन लोगों को इतना कुछ फेस करना पड़ा। ठीक है, ऐसे दिखाया गया। अब फिर हम 18th to 19th सेंचुरी की बात करें तो उस टाइम है ना वुमेन्स राइटर्स का राइज होना शुरू हो गया था। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम 18 to 19th सेंचुरी को, राइज ऑफ वुमेन राइटर्स। ठीक है, अब वुमेन राइटर्स का नाम आता है तो सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट नाम आता है जो कि हम आगे अच्छे से पढ़ने वाले हैं अगले यूनिट्स में। वो क्या नाम है, और इस नाम को बहुत अच्छे से याद रखना है, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। ठीक है, अब ये जो इतना इम्पॉर्टेंट नाम है, ऐसे ही तो इम्पॉर्टेंट नहीं हो गया होगा, कुछ तो करा होगा इन्होंने। तो इन्होंने मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने लिखी, क्या लिखी इन्होंने, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। कब लिखी इन्होंने, 1792 में। इसको हम आगे वाले यूनिट्स में ना डीपली स्टडी करेंगे। ये जो इन्होंने लिख दिया, तो ये इतना इम्पोर्टेंट हो क्यों गया,
तो है क्या ये, इट इज़ द वन ऑफ द फर्स्ट फेमिनिस्ट टेक्स्ट आर्ग्यूइंग फॉर वुमेन्स एजुकेशन एंड इंडिपेंडेंस। अब देख लो, ये जितने भी फेमिनिस्ट टेक्स्ट लिखे गए थे शुरुआती दौर में, उसमें से ये फर्स्ट माना जाता है। इन्होंने बात करी आर्गुइंग फॉर वुमेन्स एजुकेशन, वुमेन्स एजुकेशन की बात करी, ठीक है, और इंडिपेंडेंस की बात करी। अगर हम बेसिकली इन्होंने एजुकेशन की बात करी, एजुकेशन के बारे में हाईलाइट करा अपनी इस ऐसे में। अब इंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। अब अगर आगे देखें तो अब 20 जो सेंचुरी थी ना, यार ये पेन का क्या मसला है, 20th सेंचुरी जो थी, अब इस टाइम तक है ना, जो फेमिनिस्ट की जो वॉइसेस होती ना, वो ग्रो करना शुरू कर दी। एक फेमिनिस्ट आई, फिर उसके बाद दूसरी फेमिनिस्ट आई नहीं आया भी हो सकता है जिन्होंने, पर लेकिन उस टाइम तक औरतें थी और औरतें सफ़र कर रही थी, तो इसीलिए औरतों ने आवाज़ उठाई ऑब्वियसली, ठीक है। तो उसमें सबसे बड़ा नाम आता है, 20th सेंचुरी की बात करें हम, किसका नाम आता है, वर्जीनिया वुल्फ का। इन्होंने बात करी वुमेन के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की और स्पेस टू क्रिएट लिटरेचर। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। बेसिकली शी आर्ग्यूड दैट वुमेन नीड है, ये कुछ और ही बन गया, नीड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस and space to create literature and space to create literature। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने एजुकेशन और इंडिपेंडेंस की बात करी थी। 20th सेंचुरी में वर्जीनिया वुल्फ ने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करी है कि उनको भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, औरतों को भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ज़रूरत है और उनको भी लिटरेचर क्रिएट करने का स्पेस देना चाहिए, उनको भी मौका देना चाहिए, ठीक है। ये दो नाम अभी तक फ़िलहाल इसको ध्यान में बिठा लो। क्या नाम है, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, और दूसरा नाम वर्जीनिया वुल्फ। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का अगर नाम याद रख रहे हो, उसके साथ याद रखो अब इंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। इतनी सी चीज़ अभी फ़िलहाल याद रखनी है। जैसे कि अभी मैंने बोला, शुरू में भी बोला कि हम जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, हम अभी वो पढ़ लेंगे, ताकि अगर जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, जो लोग नहीं पढ़ सकते, वो एक 10 मिनट का वीडियो देखें और आपकी कहानी ख़त्म। लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल एकदम प्रेजेंट रहना पड़ेगा कि मैं बोल क्या रही हूँ। उतना भी पढ़ लोगे ना तब भी हो जाएगा। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, इतना तो पढ़ लो भाई, इतना तो कर सकते हो। 10 मिनट पढ़ना है, 1 यूनिट कंप्लीट करना है, कुछ तो नंबर आएंगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बुक की तरफ। तो यहाँ पढ़ते हैं, देखो, द रूट्स ऑफ द अर्लीस्ट फेमिनिस्ट डिस्कोर्स हैव टू बी ट्रेस्ड इन 18th सेंचुरी व्हेन मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट पब्लिश्ड अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। अभी हमने पढ़ लिया है कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने पब्लिश करी अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ठीक है। अब नीचे जाएँ तो यहाँ पढ़ लेते हैं, वॉलस्टोनक्राफ्ट emphasizes on female education, the kind which enforces solid virtues as against artificial graces, made her one of the earliest proponents of gender equality। यहाँ इन्होंने बात करी कि सॉलिड वर्च्यूज़ जो होते हैं ना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो औरत हो या आदमी हो, ना कि आर्टिफिशियल ग्रेसेस। उन्होंने सॉलिड वर्च्यूज़ जो होते हैं ना, उसको इम्पॉर्टेंट माना, ना कि आर्टिफिशियल ग्रेसेस को, ठीक है। समझ गए होंगे आप। नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने नाम एक पढ़ा था, वर्जीनिया वुल्फ होज आइडियाज़ कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस फेमिनिस्ट थ्योरीज इवन टुडे। अभी तक भी हम वर्जीनिया वुल्फ से फेमिनिस्ट लोग जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं जो भी होते हैं लोग। शी वॉज एन अर्ली प्रोपोनेंट ऑफ नोशन ऑफ द एंड्रोजेनियस क्रिएटिव माइंड, ठीक है। अब नीचे पढ़ लेते हैं। She was also the first theorist who argued in favor of reading practice that was woman-centric, the kind which would allow women to read as women without having to employ patriarchal yardsticks of aesthetics and values, ठीक है।
अब जो जो इम्पोर्टेंट है पैराग्राफ में वो ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो वर्जीनिया वुल्फ ने बोला क्या कि वुमेन शुड रीड लिटरेचर, वुमेन को भी एक तो लिटरेचर पढ़ना चाहिए, ठीक है, और अलाउ वुमेन टू रीड एज वुमेन, वुमेन को वुमेन के सोच से ही पढ़ने दो। ऐसा नहीं है वुमेन को पढ़वा रहे हो आप लिटरेचर, या वुमेन को पढ़ने का बाई चांस आपने एक्सेस दे भी दिया तो आप उनको पेट्रियार्कल चीज़ें ही पढ़ा रहे हो, या फिर जो स्टैंडर्ड है, ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं मैन के द्वारा, वही पढ़ा रहे हो। अब यहाँ पेट्रियार्कल यार्डस्टिक्स जो नाम है ना, इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि पेट्रियार्कल यार्डस्टिक्स का मतलब बता रही हूँ मैं कि द ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड सेट बाय मैन। अब मैन ने ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड सेट कर दिए, वो आगे तक चलता जा रहा है। जैसे कि मान लो कि वुमेन को घर में ही रहना चाहिए, वुमेन को सिर्फ खाना पकाना आना चाहिए और घर के डोमेस्टिक जो काम होते हैं वो करने आने चाहिए, ठीक है, घरेलू काम करने आने चाहिए, कढ़ाई बुनाई करनी आनी चाहिए, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो मैन ने ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड फिट कर दिए, फिर उसी में अब औरतें ढलती जा रही हैं, और औरतें ऐसी भी हैं जो उस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही हैं और दूसरों को फॉलो करने के लिए भी बोल रही हैं, ठीक है। तो उसके खिलाफ थी कौन, किसका नाम था? वर्जीनिया वुल्फ इस चीज़ के खिलाफ थी। उन्होंने सबसे ज़्यादा तो उन्होंने लिटरेचर की बात करी है कि औरत को लिखने तो दो कम से कम, अगर वो लिखेगी तभी तो आपको पता चलेगा कि औरत के दिमाग में चल क्या रहा है, औरत को चाहिए क्या, तभी तो आपको पता चलेगा। अगर औरत लिखेगी, औरतें पढ़ेंगी या मर्द भी पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, ठीक है। अब फेमिनिज्म की वेव्स पहले भी पढ़ी होगी लेकिन दोबारा पढ़ लेते हैं। द हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म विच यूजुअली बिगिंस विद द राइटिंग्स। अब देखो यहाँ पे भी इन्होंने बोल दिया, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। History of feminism, which usually begins with the writings of Wollstonecraft followed by Fuller and Woolf, has usually divided into 3 waves. अब जो हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म है वो यूजुअली किससे बिगिन हुई, किसकी राइटिंग से बिगिन हुई? वॉलस्टोनक्राफ्ट, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, ठीक है। The first wave, which lasted from 1830s to 1920s, was characterized by the suffragette movement. अब the second wave की बात करें, the second wave of feminism roughly began in the year 1963 with the arrival of Betty Friedan's The Feminine Mystique. The mantra of this wave was that the personal is the political. The issues that women were dealing with on the personal front were actually political and systemic. तो मैं आपको वैसे ही समझाती हूँ, समझ लेते हैं द वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। अब हमारा क्या टॉपिक आ गया? द वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। फर्स्ट वेव की बात करते हैं। अब फर्स्ट वेव फेमिनिज्म का पहले मैं बता देती हूँ, फिर आपको लिखने के लिए दे दूँगी, आप लिख लेना, एक दफ़ा देख भी लोगे तब भी समझ में आ जाएगा। अब जो फर्स्ट वेव है वो लेट 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ और अर्ली 20th सेंचुरी तक चला। तो इसका बेसिक फोकस क्या था, इसका फोकस क्या था? फोकस की बात करें, फोकस था क्या? बेसिक लीगल राइट्स। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म का एक आप एकदम की पॉइंट याद कर लो, लीगल राइट्स, स्पेशली वोटिंग एंड प्रॉपर्टी राइट्स। अब आप ये सोच कर देखो कि वोटिंग के लिए, और तो हमारे पास वोटर आईडी है, हम वोट देने चले जाते हैं। आप उस टाइम के बारे में सोचो, लेट 19th सेंचुरी अर्ली 20th सेंचुरी, कि औरतों को वोट देने तक का अधिकार नहीं था, उसके लिए लड़ना पड़ा है। अभी जो हम वोट दे रहे हैं ऐसे ही नहीं दे रहे हैं, औरतों ने लड़ाई करी है, लोगों ने लड़ाई करी है कि वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। जो फर्स्ट वेव है वो किसके ऊपर फोकस करता था? बेसिक लीगल राइट्स के ऊपर। बेसिकली क्या था? वोटिंग और प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर इतना जाएंगे नहीं, लॉ नहीं पढ़ रहे हैं हम, बस इतना ध्यान रख लेंगे कि वोटिंग और प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद इसका गोल क्या था? फर्स्ट वेव का आखिर गोल था क्या? फोकस इन्होंने चलो कर लिया बेसिक लीगल राइट्स पे, वोटिंग पे, प्रॉपर्टी राइट्स पे, लेकिन फर्स्ट वेव थी, उसका गोल क्या था? अब देखो, टू गेन लीगल रिकॉग्निशन फॉर वुमेन एज इक्वल्स टू मैन। मैन को जितना लीगल रिकॉग्निशन मिल रहा है उतना वुमेन को भी मिलना चाहिए। बेसिकली इस बात पे फोकस किया गया, किसमें? फर्स्ट वेव में, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ सफरेज, द राइट टू वोट, ये याद रखना। ठीक है, और एजुकेशन।
अब ये हो गया गोल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक चीज़ तो देखी, सफ्रेगेट मूवमेंट। सफ्रेगेट मूवमेंट समझ लेते हैं क्या है। वुमेन फॉट फॉर द राइट टू वोट। अब जैसा कि अभी मैंने बता ही दिया था, अब जो है वुमेन फॉट फॉर द राइट टू वोट, ठीक है। तो इस चीज़ को बोला गया सफ्रेगेट मूवमेंट। मूवमेंट नहीं, मूवमेंट, ठीक है। अब देखो, अब औरतों ने लड़ाई कर ली वोट के लिए, उनको अधिकार चाहिए था, अपना वोट देने का अधिकार वो मांग रही थी बेसिकली, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि बहुत सारे कंट्रीज़ में ना अर्ली 20th सेंचुरी में दे भी दिया गया था। अब एग्जांपल ले लें हम यूके में कब दिया गया था वुमेन्स को राइट टू वोट? 1918 में। और यूएस में 1920 में। यहाँ पे इस ईयर में अगर आप ऐसे पॉइंट्स लिखते हो, कुछ पॉइंट्स अपने लिख देते हो, फैक्ट्स लिख देते हो, तो आपके मार्क्स अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। तो याद, छोटी सी चीज़ है, इतनी सी चीज़ याद रखनी है कि जो सफ्रेगेट मूवमेंट चला, फिर उसके बाद 20th सेंचुरी में बहुत सारे कंट्रीज़ ने ये राइट दे दिया औरतों को। याद रखना है, यूके में 1918 और यूएस में 1920। इतनी सी चीज़ याद करनी है और आपके मार्क्स मान लो यहाँ हैं, यहाँ फिर यहाँ चले गए 2 पॉइंट लिखने से, ठीक है। मतलब सिर्फ 2 ही पॉइंट यही लिख के नहीं आ जाओगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। ऐड करने से मार्क्स में इजाफा हो जाता है, बढ़ जाते हैं मार्क्स। जो चेकर होता है उसको भी लगता है कि हाँ पढ़ा है इसने, फैक्ट्स लिख रही है तो लिख रहा है या लिख रही है तो पढ़ा होगा भाई इसने, ठीक है। अब सेकेंड वेव की भी बात कर लेते हैं। सेकेंड वेव हमने पढ़ा है। सेकेंड वेव अब ये चला कब से था? 1960s से 1980s तक, ठीक है। समझ गए? दोबारा ही लिख देती हूँ, कभी कंफ्यूज हो जाओ। 1980s तक चला। अब इसका भी देख लेते हैं। सेकेंड वेव में फोकस किस चीज़ पे किया गया? अ ब्रॉडर रेंज ऑफ इश्यूज़। पहले क्या इशू थे? प्रॉपर्टी राइट्स, वोटिंग, एजुकेशन और ये थे, ठीक है। लीगल राइट्स पे बात की जा रही थी। अब अ ब्रॉडर रेंज ऑफ इश्यूज़, अब आ गए बहुत सारे इश्यूज़ की बाढ़ आ गई, इंक्लूडिंग, अब उसमें देख लेते हैं कि क्या क्या इश्यूज़ थे। इंक्लूडिंग वर्क प्लेस इक्वलिटी की बात की गई। वर्क प्लेस पे इक्वलिटी मिलनी चाहिए, ये हो रही है सेकेंड वेव की बात। रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात की गई। अभी जो चीज़ें इतनी आम हैं उसके लिए इतने बड़े बड़े मूवमेंट हो गए। छोटी छोटी चीज़ के लिए अभी अगर एक बंदा बंदे की बात छोड़ दो, एक लड़की, एक औरत, वुमेन पोइट्री लिखना चाह रही है, ऑथर बनना चाह रही है, इतना मुश्किल नहीं है। पोइट्री लिखी, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी, फेसबुक पे पोस्ट कर दी, कहीं भी पोस्ट कर दी, उसके पास पूरी छूट है, ठीक है। उस टाइम में नहीं थी। आगे हम पढ़ते जाएंगे इस बारे में। वर्क प्लेस इक्वलिटी की बात की गई, रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात की गई और सेक्सुअल लिबरेशन की बात की गई, ठीक है। ये तो आपके हैं सेकेंड वेव के जो जिन चीज़ों पर फोकस किया गया। अब गोल क्या था सेकेंड वेव का, ये भी देख लेते हैं। टू एड्रेस द सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल इनइक्वलिटीज दैट वुमेन फेस्ड, ठीक है। सोशली भी और कल्चरल बेसिस पे भी और पॉलिटिक्स में भी, पॉलिटिकल बेसिस या लीगल बोल सकते हैं कि लीगली भी वुमेन को इनइक्वलिटीज़ फेस करनी पड़ रही थी, ठीक है। तो इस चीज़ की बात की गई और इस चीज़ को दूर करने की बात की गई। क्या था? सोशली इनइक्वलिटी फेस कर रही है, कल्चरली इनइक्वलिटी फेस कर रही है, पॉलिटिकल लाइन में इनइक्वलिटी फेस कर रही है, लीगली उसको कोई अधिकार नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीज़ों की बात की गई, ठीक है। अब की इशूज़ देख लेते हैं सेकेंड वेव के। की इशूज़ ऑफ सेकेंड वेव। रिप्रोडक्टिव राइट्स का क्या मतलब है?
कि वुमेन फॉट फॉर कंट्रोल ओवर देयर ओन बॉडीज। सुनने में कितना ही अजीब लग रहा है कि वुमेन फॉट, शी लिटरली फॉट फॉर कंट्रोल ओवर देयर ओन बॉडी। अपनी बॉडी के लिए लड़ाई करनी पड़ रही है, अपनी बॉडी पे कंट्रोल के लिए लड़ाई करनी पड़ रही है। सोच सकते हो? नहीं, हम नहीं सोच सकते। हम सोच ही नहीं सकते कि हमें लड़ाई करनी पड़े कि नहीं, मुझे अपनी बॉडी पे अधिकार चाहिए। नहीं सोच सकते हम। तो नहीं सोच सकते तो याद तो कर ही सकते हैं हम। क्या पॉइंट याद करना है आपको? वुमेन फॉट फॉर कंट्रोल ओवर देयर ओन बॉडीज। क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ? ओन बॉडीज, अपनी बॉडीज पे कंट्रोल के अपनी बॉडी पे कंट्रोल के लिए उन्होंने लड़ाई करी। इंक्लूडिंग द राइट टू एक्सेस कंट्रासेप्शन एंड अबॉर्शन। और क्या इंक्लूड है इसमें? कंट्रासेप्शन एंड अबॉर्शन। एक तो बॉडी पे अपने उन्होंने कंट्रोल की बात कर ली, फिर उसके बाद कंट्रासेप्शन और अबॉर्शन के लिए भी उन्होंने हक मांगा। रिप्रोडक्टिव राइट से हम इतना समझ सकते हैं कि इन चीज़ों की बात की गई, कंट्रोल ओवर द बॉडी, देयर बॉडी एंड कंट्रासेप्शन एंड अबॉर्शन। अभी अगर औरत चाहे कि मुझे अबॉर्शन करना है या वो उसकी हेल्थ के लिए नहीं सही है, तो अभी उसके पास राइट है, उसकी मर्जी है, वो कर सकती है। हाँ, कुछ जगह पे नहीं होगी, कुछ लोगों को नहीं होगी, लेकिन ज़्यादातर है। कंट्रासेप्शन के लिए भी वो राइट, अगर उसकी मर्जी है, उसको प्रिकॉशन लेना है तो वो ऑब्वियसली ले सकती है, लेकिन उस टाइम में नहीं थी। आदमी चाहेगा तो होगी कोई चीज़, चाहे वो औरत की बॉडी से रिलेटेड क्यों ना हो, और नहीं चाहेगा तो नहीं होगी। ठीक है, इसको याद रखना है। ये हम भी बात कर रहे हैं, भूल ना गए हो आप लोग कि हम सेकेंड वेव के की इश्यूज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब की इश्यूज़ में एक और इशू क्या था? इक्वल पे। अब आप ये सोचो कि कहीं पे आप जॉब करने जा रहे हो, फाइनल ईयर है, ऑब्वियसली थर्ड ईयर वाले ही सुन रहे हैं, अगर नहीं भी सुन रहे तो जो भी है, कोई बंदा कहीं, औरत कहीं जॉब करने जा रही है। अब उसी जगह पे, उसी पोस्ट पे एक आदमी भी काम कर रहा है। एक आदमी को मिले 20,000 रुपये और औरत को दे रहे हैं कोई वही बॉस कंपनी 15,000 रुपये। कैसा ही लगेगा कि जब औरत काम सेम कर रही है, जब औरत की पोस्ट सेम है, औरत के ऊपर वो बर्डन सेम है, तो फिर इक्वल पे क्यों नहीं करा जा रहा है? तो ये सेकेंड वेव में ये बात की गई, वुमेन ने डिमांड करी इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। इक्वल वर्क कर रही है तो ऑब्वियसली इक्वल पे भी करो। अब तीसरा की पॉइंट क्या था? सेक्सुअल लिबरेशन। चैलेंजिंग ट्रेडिशनल व्यूज ऑन फीमेल सेक्सुअलिटी एंड एडवोकेटिंग फॉर सेक्सुअल फ्रीडम। सेक्सुअल लिबरेशन की बात सेकेंड वेव में की गई 1960s से 1980s तक। ठीक है, इतना तो हो गया सेकेंड वेव। अब देखो, थर्ड वेव फेमिनिज्म बिगिन इन 1990s एंड कंटिन्यूज टू द प्रेजेंट टाइम। अब इसको समझ लेते हैं, थर्ड वेव अपनी भाषा में समझ लेते हैं। थर्ड वेव, ठीक है, क्या लिखा है मैंने, सॉरी, थर्ड वेव 1990s से प्रेजेंट तक मान के चलो आप, अभी तक चल रहा है, चल ही रहा है। वुमेन बस लड़े जा रही हैं अपने हक के लिए। ठीक है, अब गोल क्या था, इसका भी गोल देख लेते हैं। टू चैलेंज एंड एक्सपेंड अपॉन द आइडियाज़ introduced in the second wave, especially by including voices from marginalized groups such as women of color, LGBTQ+ people and working class women। अब जो भी आइडियाज़ थे वो जो सेकेंड वेव में इंट्रोड्यूस किए गए थे, सेकेंड वेव्स के जो आइडियाज़ थे उसको एक्सपेंड किया गया, उसको चैलेंज किया गया थर्ड वेव में। ठीक है, और इसके बाद इसमें ऐड क्या हुआ कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जो थे उनके बारे में बात की गई, जैसे कि वुमेन ऑफ कलर या फिर LGBTQ+ पीपल
या फिर वर्किंग क्लास वुमेन, इनके बारे में बात की गई। ठीक है, समझ गया। थर्ड वेव इन चीज़ों पे था कि जो सेकंड वेव थे उसी के ऊपर बात की गई, उसको एक्सपेंड किया गया, उसको चैलेंज किया गया और ये चीज़ें ऐड हो गई। LGBTQ+ पीपल या फिर मार्जिनलाइज ग्रुप उनके, या फिर वुमेन ऑफ कलर, इनके बारे में बात की गई। अगर इन शॉर्ट में अब समझ लेते हैं हम कि फर्स्ट वेव जो था, इसको आप नोट भी कर लो। ठीक है, फोकस्ड ऑन लीगल राइट्स, फोकस्ड ऑन लीगल राइट्स लाइक वोटिंग, ये एग्जांपल ले लेते हैं। अब सेकंड वेव फोकस्ड ऑन सोशल एंड कल्चरल इश्यूज लाइक इक्वल पे, सोशल और कल्चरल इश्यूज पे बात की गई, लाइक इक्वल पे या फिर और रिप्रोडक्टिव, या फिर नहीं रिप्रोडक्टिव राइट्स, और खुद ही गलतियां कर रही हूँ, रिप्रोडक्टिव राइट्स और सेक्सुअल लिबरेशन। स्पेलिंग्स चेक कर लेना मेरी राइटिंग पे, मेरे उस पर बिल्कुल ही ध्यान मत देना। मैं लिख सही रही हूँ, गलत नहीं लिख रही हूँ, मैं सही लिख रही हूँ, लेकिन कुछ और बन रहा है यहाँ पे फ़ोन में। ठीक है, और थर्ड वेव की बात कर लें, फोकस्ड ऑन डाइवर्सिटी। अब तक इस टाइम तक 1990s से अब तक प्रेजेंट टाइम तक बहुत सारी चीज़ें आ गई जिनके बारे में वुमेन ने आवाज़ उठाई। तो फोकस्ड ऑन डाइवर्सिटी, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इंक्लूजन एंड इंटरसेक्शनलिटी। ठीक है, ये हमने समझ लिया थोड़ा थोड़ा कि ये वेव्स क्या थे। अब 1.3 पे आते हैं, वुमेन्स राइटिंग ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट की। आपका पेज नंबर है 11। अगर बाई चांस आप बुक से पढ़ रहे हैं, बुक खोली हुई है आपने, तो पेज 11 पे आ जाइए। ठीक है, तो बेसिकली द पैराग्राफ, दिस टॉपिक, द पैसेज टॉक्स अबाउट हाउ वुमेन राइटर्स हैव स्ट्रगल टू बी टेकन सीरियसली। अब देखो, वुमेन राइटर्स अब तक है ना, वुमेन जो लिखना शुरू कर दिए। ठीक है, अब वुमेन लिखना शुरू कर दिए, लेकिन अब वुमेन राइटर्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं कि उनको सीरियस ही नहीं लिया जा रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि वो लिख रही हैं, उनके जो लिखे हुए टेक्स्ट हैं उनको सीरियसली तो लो। और किस वजह से नहीं लिया जा रहा है? जेंडर की वजह से नहीं लिया जा रहा। एक तो देखो, उन्होंने स्ट्रगल करा, वुमेन्स ने, 1 सेकेंड, वुमेन्स ने स्ट्रगल करा, और जो ये देखने को मिल रहा है उनको स्ट्रगल किस चीज़ के वजह से करना पड़ा? बिकॉज ऑफ जेंडर बायसेस। एक जेंडर की वजह से वुमेन्स को, अगर वो अच्छा भी लिख रही है तो उनको फिर भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है जेंडर की वजह से कि औरत है, औरत का लिखा हुआ ख़राब ही होगा। लोगों ने बना रखा है कि औरत क्या ही लिख सकती है, औरत ने क्या ही लिखा होगा, तो इस वजह से कुछ भी नहीं पढ़ा गया उनका। इन द पास्ट दे वर एक्सपेक्टेड टू राइट ओनली अबाउट होम एंड फैमिली। अब देखो हुआ क्या कि दे वर एक्सपेक्टेड टू राइट ओनली अबाउट होम एंड फैमिली। अब उनसे यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप होम के बारे में लिखिए, घर के बारे में लिखिए, घरेलू काम के बारे में लिखिए, फैमिली के बारे में लिखिए। तो बस यही सब एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब पूरा समाज एक्सपेक्ट कर रहा है ऐसा ऐसा लिखना, लेकिन अगर उसके अपोजिट एक औरत लिख दी तो उसको कैसे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे ये लोग, नहीं सोच सकते। देखो, दे आर expected to write only about home and family, but when they did they were criticized for being too narrow. ठीक है, many had to use male names to be recognized. अब एक बुक लिखी किसी वुमेन ने, ठीक है, लेकिन ये बुक बनाई है मैंने, बॉक्स लग रहा है। एक बुक लिखी किसी वुमेन ने, ठीक है, लेकिन उसको पब्लिश करना पड़ रहा है
किसके नाम से? मेल के नाम से। और मेल नाम से ही बहुत सारे वुमेन के जो टेक्स्ट हैं वो मेल के नाम से मशहूर थे और मेल के नाम से ही पब्लिश कराया जाता था। अब इसका एग्जाम्पल अगर अभी आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा फ्रैंकेनस्टाइन के बारे में, ठीक है। फ्रैंकेनस्टाइन जो थी फ्रैंकेनस्टाइन जो बुक थी, जो गॉथिक नॉवल थी, वो किसने लिखी थी? मैरी शेली ने लिखी थी 1818 में। साइंस फिक्शन गॉथिक नॉवल थी, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये जो फ्रैंकेनस्टाइन थी ना, वो स्टार्टिंग में किसके नाम से पब्लिश कराई? अपने हस्बैंड के नाम से पब्लिश कराई, जिनका नाम था पीबी शेली। भी आपने रिसेंटली पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब वो लिखती थी तो उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता था, तो वो उनको टू नैरो समझा जाता था। Many had to use male names to be recognized. Over time, women challenged these unfair ideas and created their own literary style. अब ये आइडिया था वो बहुत ज़्यादा अनफेयर था कि अब लिख वुमेन रही है लेकिन उसको किसके नाम से जाना जा रहा है? पब्लिश कराया जा रहा है या जाना जा रहा है? मैन के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद वुमेन ने क्या कर दिया? उन्होंने अपना ही एक लिटरेरी स्टाइल क्रिएट कर लिया, क्रिएटेड देयर ओन लिटरेरी स्टाइल, ठीक है। अब उन्होंने राइटिंग के ज़रिए से ही, औरतों ने राइटिंग के ज़रिए से अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया और अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया। और राइटिंग के ज़रिए से ही वो फाइट करी किसके लिए? इक्वलिटी के लिए। अब आप खुद सोचो कि एक बुक लिखी जा रही है और उसका क्रेडिट किसी आदमी को जा रहा है, और आप ही सोचो कि क्यों जा रहा है? सिर्फ जेंडर बाइसिस की वजह से कि वो औरत है इसलिए उसको उसका क्रेडिट नहीं मिल सकता। क्रेडिट जो उसने खुद काम करा है उस चीज़ का क्रेडिट भी उसको नहीं मिल सकता। तो अब देखो आज के टाइम में वुमेन की जो राइटिंग है वो एक यूनिक और इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है लिटरेचर में, ठीक है। तो जितना उन्होंने स्ट्रगल किया वो सब काम आया। अभी वुमेन का जो लिटरेचर है, जो पार्ट है, उसका जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ज़रूरी माना जाता है। 1.3 में बेसिकली यही कवर किया गया। देखो यहाँ पे भी है, ओवर द ईयर्स वुमेन्स राइटिंग हैज़ ब्रेवली प्रोग्रेस टुवर्ड्स एन एक्सप्लोरेशन ऑफ वुमेन्स आइडेंटिटी इन द वुमेन राइटर्स refutation of a masculine literary tradition. They have steadily moved towards a literature that is anchored within the inner space, and a room of one's own was a significant symbol of the same. ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं 1.3.1 में, वुमेन्स राइटिंग लोकेटिंग द जॉनरा, ठीक है। इन अर्ली 20th century वुमेन राइटर्स started using new storytelling methods. अब हुआ क्या? कब की बात हो रही है ये? अर्ली 20th century, अर्ली 20th century में वुमेन जो राइटर्स थी ना, उन्होंने स्टोरी टेलिंग का मेथड जो है ना, वो नया मेथड यूज़ करना शुरू कर दिया। जैसे यहाँ पे भी दिया गया है, सेकंड पैराग्राफ में आता है एनालेप्सिया और प्रोलेप्सिस। अब एनालेप्सिया और प्रोलेप्सिस है क्या? देखो एनालेप्सिया एंड प्रोलेप्सिस लिटरेरी डिवाइस है। ये किस चीज़ के बारे में हम बात करें? एनालेप्सिया एंड प्रोलेप्सिस। प्रोलेप्सिस, ठीक है। एनालेप्सिया एंड प्रोलेप्सिस लिटरेरी डिवाइस है एक तो ये। अब देखते हैं। अब देखो ये जो एनालेप्सिया एंड प्रोलेप्सिस है ये लिटरेरी डिवाइस तो है, लेकिन ये किस चीज़ में काम आते हैं? तो ये दोनों जो लिटरेरी डिवाइस हैं ये किस चीज़ से रिलेट करते हैं? तो ये है रिलेटेड टू टाइम मैनिपुलेशन। टाइम लाइन को मैनिपुलेट करने के लिए या टाइम लाइन को दिखाने के लिए ये दो लिटरेरी डिवाइस यूज़ किए जाते हैं। देखो एनालेप्सिया क्या है? अब इसको समझ लो कि फ्लैशबैक बोल सकते हैं इसको। फ्लैशबैक
व्हेन नैरेटिव जम्प्स बैक इन टाइम टू रिकाउंट पास्ट इवेंट्स, ठीक है, प्रोवाइड्स बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। अब जो एनालिप्सिया है इसके थ्रू क्या 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 बता सकता है, जो राइटर होगा वो नैरेटिव जो होगा वो क्या बता सकता है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बता सकता है। जब फ्लैशबैक्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें बैकग्राउंड के बारे में पता चल जाएगा या पास्ट के किसी इवेंट के बारे में पता चल जाएगा, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। डीपेंस कैरेक्टर, अब एक कैरेक्टर हमें दिखाया जा रहा है, अब वो अपने फ्लैशबैक में गया, एनालेप्सिया यूज़ किया गया है यहाँ पे, तो हमें पता चल जाएगा इसके पास्ट में क्या हुआ था, तो हम उसको उस बेसिस पे देख सकते हैं कि इसके पास्ट में अच्छा हुआ, इसके पास्ट में बुरा हुआ, या इसके पास्ट में क्या हुआ, उस बेसिस पे हम उस कैरेक्टर को देख सकते हैं। तो उसके बाद वो ये जो एनालेप्सिया है वो कैरेक्टर डेवलपमेंट में भी काम करता है। डीपेंस कैरेक्टर डेवलपमेंट, ठीक है। अभी जैसे बताया मैंने कि जब हम उसके पास्ट में जाएंगे किसी भी कैरेक्टर के पास में, तो ऑब्वियसली उसका कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा हमारे माइंड में। और अब एकदम से कोई सिचुएशन आ रही है, अब एकदम से हम जब जंप करें किसी सिचुएशन में, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिचुएशन आखिर आई कहाँ से, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका पीछे की कहानी क्या है। तो इसमें भी काम आती है कि वो एक्सप्लेन कर देती है करंट सिचुएशन को, करंट सिचुएशन। अब देखो पहला तो समझ लिया, अब ये समझ लो प्रोलेप्सिस। प्रोलेप्सिस को बोल सकते हो आप, जैसे एनालेप्सिया को आपने बोला फ्लैशबैक, इसको आप समझ लो फ्लैश फॉरवर्ड, ठीक है। व्हेन द नैरेटिव जम्प्स फॉरवर्ड इन टाइम टू शो फ्यूचर इवेंट्स बिफोर दे क्रोनोलॉजिकली अकर, इट कैन क्रिएट सस्पेंस और फोरशैडो अपकमिंग डेवलपमेंट्स। अब एकदम से जो नैरेटिव है वो फ्यूचर में चला जाता है, वो फ्यूचर शो करने लगता है, वो है आपका फ्लैश फॉरवर्ड। एक टाइम लाइन है कि पहले या समझ लो कि जैसे 10 बजे ये हुआ, 12 बजे ये हुआ, या फिर 1 बजे ये हुआ, लेकिन एकदम से 10 बजे के बाद 1 बजे ये फ्यूचर शो कर दिया, तो वो फ्लैश फॉरवर्ड है, ठीक है। अब यही समझ लो बेसिकली है क्या ये, अभी जैसे ऊपर बताया था मैंने, ये टाइम मैनिपुलेशन से रिलेटेड है। अब देखो द 20th सेंचुरी ऑल्सो विटनेस्ड अ मैसिव आउटपुट ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर। अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स टेक्स्ट वर कैरेक्टराइज बाय डिफरेंट इशूज देन दोज ऑफ द वाइट राइटर्स ऑफ द पीरियड। अब वाइट राइटर्स लिख रहे हैं और अफ्रीकन अमेरिकन लिख रहे हैं, ठीक है, तो उनमें और वाइट राइटर्स में और अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स के जो इश्यूज़ थे ना, जो इश्यूज़ उन्होंने रेस किए थे, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ऑथर्स लाइक टोनी मॉरिसन, अलाइस वॉकर, माया एंग्लो, जोरा नील हर्स्टन प्रोड्यूस्ड वर्क्स दैट फोकसेस, अब किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, रेशियल इनजस्टिस, रिजिड स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी, डिज़ायर, मदरहुड, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, misogyny, gender roles, violence, incest, community and society and God, ठीक है। अब इस चीज़ को आप अंडरलाइन ही कर लो। अब वाइट राइटर्स लिख रहे हैं, उनके अलग अलग इशू हैं, वो जो फेस कर रहे हैं वो उस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, और अफ्रीकन अमेरिकन जो लिटरेचर लिख रहे हैं वो अलग इशूज़ के बारे में लिख रहे हैं जो वो फेस कर रहे हैं। जैसे अभी आपने जब देखा तो इसमें आप देख सकते हो रेशियल इनजस्टिस, अब भाई जो ये चीज़ फेस कर रहा होगा वही इसी के बारे में लिखेगा, ठीक है। बाद में लोगों ने देखना शुरू कर दिया, लेकिन वो अच्छे से जान सकता है, जो फेस कर रहा है वो अच्छे से जान सकता है, वो अच्छे से लिख सकता है कि उसने क्या फेस करा है। रिजिड स्टैंडर्ड इंसान है, वो फेस कर रहा है रिजिड स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी या फिर रेशियल इनजस्टिस फेस कर रहा है, ठीक है, कुछ फेस करा उसने और दूसरा आदमी फेस नहीं कर रहा, दोनों ने लिखा उसके बारे में, तो ये जो लिखेगा वो नहीं देख सकता, वो फील भी नहीं कर सकता क्योंकि उसने फील नहीं करा है, वो उस चीज़ से गुजरा नहीं है, और ये जो लिख रहा है वो अपने एक्सपीरियंस लिख सकता है क्योंकि वो उस चीज़ से गुजर चुका है, ठीक है। बेसिक सी चीज़ है। अब आगे पढ़ लेते हैं। देखो अब लोकेटिंग द जॉनर में 20th सेंचुरी में वुमेन राइटर्स, अब ये मैंने बता दिया था कि स्टोरी मेथड्स उन्होंने एनालेप्सिया एंड प्रोलेप्सिया शुरू करा था। दे रोट अबाउट द टॉपिक्स लाइक वुमेन्स डिज़ायर्स, यहाँ हमने पढ़ा कि उन्होंने जो औरतें जिन्होंने लिखना शुरू करा था अर्ली 20th सेंचुरी में वुमेन्स ने, तो उन्होंने क्या लिखना शुरू करा, किस टॉपिक पे बात करना शुरू करा, वुमेन्स डिज़ायर्स, सेम सेक्स लव। एक तो देखो अभी हम 1.3.1 ही
ऊपर ही है, ठीक है। तो देखो किन टॉपिक्स पे लिखना शुरू कर दिया वुमेन्स ने। वुमेन्स की क्या डिज़ायर्स हैं उस पे लिखना शुरू कर दिया। देखो मैन क्या मानता था कि मैन जो मानते हैं कि वुमेन का कुछ नहीं है, उस टाइम की बात बता रही हूँ कि वुमेन का कुछ नहीं है, हम जैसा चाहेंगे वैसा औरत को करना पड़ेगा, और औरत का हक है, औरत का फ़र्ज़ है, औरत को हमारी जो मतलब हमारे पीस के लिए ही औरत बनी है, हमारे लिए ही उसको सब कुछ करना पड़ेगा, हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए ही उसको सब कुछ करना है, हमारे सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए ही औरत जीती है, ऐसा मानना था। तो अब वुमेन्स ने वुमेन के डिज़ायर के बारे में लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। सेम सेक्स लव के बारे में लिखना शुरू करा। अभी आप ये नोट कर लो कि अर्ली 20th सेंचुरी में क्या क्या चेंजेस आए। देखो अब होता क्या है मैं बताती हूँ। अब मैं जो बता रही हूँ ना, जैसे अभी मैं बता रही हूँ 1.3.1 कवर कर रही हूँ मैं, तो आप यहाँ पे जो जो चीज़ें आपको लग रहा है कि आपको लिखना है यहाँ पे नोट कर लो, यहाँ हाईलाइट कर लो, ठीक है। उससे आसानी होगी। जैसे आप एग्ज़ाम टाइम में बुक भी खोलोगे ना, तब भी आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या क्या लिखना है। देखो लिखना तो आपको ही पड़ेगा, लेकिन टॉपिक जो है टॉपिक क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से देखो जो बुक्स आती है मार्केट में कि इग्नू की ये बुक पढ़ लो, इग्नू की वो बुक पढ़ लो, या फिर इस चैप्टर के लिए ये हेल्प बुक पढ़ लो। हेल्प बुक पढ़ोगे कितने क्वेश्चन कवर कर लोगे आप? तो जब आपको टॉपिक ही कोई क्लियर हो जाएगा तो आप उससे जो एग्जामिनर है, उससे पेपर बनाने वाला आदमी वो कितने क्वेश्चन बना ले, आपको जब टॉपिक क्लियर है तो आप तो वैसे ही कर लोगे ना। तो टॉपिक क्लियर होना चाहिए। सेम सेक्स लव के बारे में लिखना शुरू कर दिया। और द स्ट्रगल्स ऑफ बीइंग अ वाइफ और मदर। अब देखो आदमी क्या मानता है, अभी भी मानते हैं कई लोग, और उस टाइम में तो ज़्यादा मानते थे कि बीइंग अ वाइफ, एक वाइफ होना और एक मदर होना ना ईजीएस्ट थिंग है। इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। किचन में काम करना कोई बड़ी बात है ही नहीं, माँ बनना कोई बड़ी बात है ही नहीं, बच्चे को पालना कोई बड़ी बात है ही नहीं। ऐसा लोग सोचते थे, अभी भी सोचते हैं। तो अब वुमेन ने लिखना शुरू कर दिया किस बारे में? द स्ट्रगल्स ऑफ बीइंग अ वाइफ और मदर, ठीक है। Women poets also experimented with new styles as time went on. Women become more independent and started their own publishing companies. अब देखो क्या हुआ। अब जो women poets जो थी ना, women poets, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया नए स्टाइल के साथ, नए स्टाइल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करती थी। और ये चलता रहा। जब जैसे जैसे वक्त गुजरा ना, जैसे जैसे टाइम गुजरा, अब वुमेन जो है ना वो और इंडिपेंडेंट बन गई। और सबसे बड़ी बात, स्टार्टेड देयर ओन पब्लिशिंग कंपनीज। दे स्टार्टेड देयर ओन पब्लिशिंग कंपनीज। देखो हुआ क्या कि भाई आप छापने नहीं दे रहे, आप क्या कहते हैं, जो सोसाइटी है या लोग हैं कि नहीं वुमेन अपने बुक नहीं करा सकती पब्लिश, आप पब्लिश नहीं करने दे रहे, तो लो हमने पूरी पब्लिशिंग कंपनीज ही खोल ली, अब हम खुद अपनी बुक्स छापेंगे। ऐसा हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला तो हो गया कंप्लीट। 1.3.2 पे आ जाते हैं, पर्सपेक्टिव्स इन फेमिनिस्ट थॉट, ठीक है। Since 1970 and 1980s, there has been seen a surge of critical works that analyze women's writing in terms of the growing body of feminist thought. French feminism in particular, which evolved during 1970s with the works of Julia Kristeva. देखो इसमें क्या है कि 1970 से 1980 तक ना, 1980 तक क्या हुआ कि एनालाइज करना शुरू कर दिया वुमेन्स की राइटिंग को। अब वुमेन्स की राइटिंग बहुत ज़्यादा होने लगी, ठीक है। अब लोग जो थे या क्रिटिकल्स थे, लोगों ने एनालाइज करना शुरू कर दिया, क्रिटिकली एनालाइज करना शुरू कर दिया वुमेन की राइटिंग को इन द टर्म ऑफ ग्रोइंग बॉडी ऑफ फेमिनिस्ट थॉट। अब ये फेमिनिस्ट थॉट है, मान लो ये फेमिनिस्ट थॉट है, अब ये बढ़े जा रहा है, ये बढ़ के इतना हो गया, अब ये बढ़ के इतना
मान लो एक बॉडी है फेमिनिस्ट थॉट, अब ये बढ़ के सोच बड़ी हो जा रही है, लोग इसमें आ जा रहे हैं इस सोच के अंदर, तो ऐसा होना शुरू कर दिया। तो लोगों ने क्रिटिकली एनालाइज करना शुरू कर दिया वुमेन्स की राइटिंग को इन द टर्म्स ऑफ ग्रोइंग बॉडी ऑफ फेमिनिस्ट थॉट। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये वर्ड यहाँ हाईलाइट किया गया, फेलो, देखो फैलोगोसेंट्रिज्म, समझाती हूँ मैं इसको। फैलोगोसेंट्रिज्म है क्या? फैलोगोसेंट्रिज्म, अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, इतना बड़ा वर्ड है। देखो क्या है, फैलो, फिर इधर लोगोसेंट्रिज्म। देखो फैलो रिलेटेड टू, दो है, फैलो रिलेटेड टू मैन और मैस्कुलिनिटी। ठीक है, अब ये जो फैलो वर्ड है ये किससे रिलेटेड है? मैन से, या फिर कह दो आप मैस्कुलिनिटी। और लोगोसेंट्रिज्म किससे रिलेटेड है? द बिलीव दैट लॉजिकल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। अब इसका क्या मतलब हुआ? लोगोसेंट्रिज्म क्या है कि इसका, इस वर्ड का बिलीफ आप समझो कि लॉजिकल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। ईजी सी बात है कि आप लॉजिकल तरीके से और स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, ये ही इम्पॉर्टेंट वे है किसी चीज़ को समझने के लिए, वर्ल्ड को समझने के लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको फैलो लोगोसेंट्रिज्म समझ में आ गया। देखो फैलो मैन या मैस्कुलिनिटी है, और लोगोसेंट्रिज्म की लॉजिकल होना ज़रूरी है और स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज होना ज़रूरी है, और क्योंकि ये ही इंपॉर्टेंट वे है टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। अब इसको पुट टुगेदर, फैलोगोसेंट्रिज्म, ठीक है, मीन्स अ वे ऑफ थिंकिंग वेयर मैंस आइडियाज़ एंड वॉइसेस आर सीन एज अ मोर इम्पॉर्टेंट देन वुमेन्स। अब जैसा मैंने बताया इधर, फैलो का क्या मतलब था? मैन था, मैन या मैस्कुलिनिटी। और लोगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या था कि स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज और लॉजिकल थिंकिंग ही इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड को समझने के लिए। तो हमने इसको एक साथ किया। इसका मतलब कि अ वे ऑफ थिंकिंग वेयर मैन्स आइडियाज़ एंड वॉइसेस आर सीन एज मोर इम्पॉर्टेंट। मैन का आइडिया और मैन की थिंकिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती, ज़्यादा क्या, इम्पॉर्टेंट ही मानी जाती थी, किसी और चीज़ से ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती थी। वुमेन की सोच और आइडियाज़ से इम्पॉर्टेंट माना जाता था। कि देखो बेसिकली क्या है, इजी सी चीज़ है, इतना वैसे मत जाओ। मैन जो सोच रहा है, ये कहना चाह रहे हैं कि मैन वर्ल्ड को समझने के लिए कैपेबल है, क्योंकि वो लॉजिकली थिंक कर सकता है, लॉजिकली सोच सकता है, और उसके पास स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, तो वो वर्ल्ड को समझ सकता है। लेकिन वुमेन नहीं समझ सकती, क्योंकि वुमेन के पास दिमाग ही नहीं है ऐसा सोचना था। इस वर्ड की ऐसी थ्योरी है कि ऐसा ही है बस। देखो बेसिकली मेल सेंटर्ड वेज ऑफ थिंकिंग ऑफन इग्नोरिंग और पुशिंग असाइड वुमेन्स पर्सपेक्टिव। ये जो वर्ड है, ये जो टर्म है, ये कह ये रहा है कि मेल सेंटर्ड जो वेज हैं, मेल सेंटर्ड जो तरीके हैं थिंकिंग के, ऑफ थिंकिंग, वो फॉलो करे आदमी। मेल जिस तरीके से सोच रहा है, औरतें भी उस तरीके से सोचें, ठीक है। और पुशिंग असाइड वुमेन्स पर्सपेक्टिव, जो वुमेन्स का पर्सपेक्टिव है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कैसे सोच रही है, उसको तो साइड में कर दें। पुशिंग असाइड वुमेन्स पर्सपेक्टिव। बहुत इजी सा ये समझो कि आदमी जैसे सोच रहा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो सोचने के लायक है, और औरत सोचने के लायक नहीं है, ऐसा बता रहे हैं इसमें। अब ने फैलोसेंट्रिज्म भी पढ़ लिया, उसका जो मीनिंग था वो भी जान लिया कि था क्या। अब देखो इसमें एक और वर्ड आ रहा है, एंड्रोसेंट्रिक सोसाइटी। अब एंड्रोसेंट्रिक सोसाइटी है क्या? देखो, सोसाइटी दैट सेंटर्स अराउंड मेल पर्सपेक्टिव्स, ये भी वही चीज़ है कि ये भी मेल पर्सपेक्टिव के अराउंड, एक मेल पर्सपेक्टिव है, उसके अराउंड जो सोसाइटी घूम रही है वो एंड्रोसेंट्रिक सोसाइटी है, ठीक है। देखो अब समझ सकते हैं हम कि यूजिंग मैनकाइंड वर्ड होता है ना,
मैनकाइंड वर्ड है, ठीक है, ये रेफर करता है सारे पीपल को, मैनकाइंड, ठीक है। एंड्रोसेंट्रिक सोसाइटी यही है बेसिकली कि जो सोसाइटी दैट सेंटर्स अराउंड मेल पर्सपेक्टिव्स, वैल्यूज और एक्सपीरियंस। एक सेकेंड, एंड्रोसेंट्रिक सोसाइटी ना, centers around male perspectives, मेल के वैल्यूज़, मेल के एक्सपीरियंस, ठीक है, इसके अराउंड ये सोसाइटी घूमती है। थोड़ा बहुत उसी से सिमिलर है, किससे, फैलोगोसेंट्रिज्म से, एंड्रोसेंट्रिक। ये तो देखो एक थॉट है, एक ये क्या है कि एक सोचने का तरीका था ये, कि किस तरीके से आदमी सोचता है, मतलब आदमी की सोच को ऊपर रख दिया गया कि वही अच्छे से सोच सकता है। और ये पूरी एक सोसाइटी है, एंड्रोसेंट्रिक सोसाइटी, जो मेल के एक्सपीरियंस और वैल्यूज़ और उसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। अब ये हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है। लैंग्वेज हैज़ बीन क्रेडिटेड बाय मैनी फेमिनिस्ट एज पोजेसिंग एज पावर ऑफ विच अलाउज इट टू कंट्रोल सोशल रिलेशंस इन वे वी आर नॉट प्राइवेट। देखो इसकी मैं आपको समरी बताती हूँ। बेसिकली देखो, फेमिनिस्ट जो थी वो बिलीव करती थी कि फेमिनिस्ट जो थे वो बिलीव करते थे कि लैंग्वेज हैज़ हिडन पावर दैट रीइंफोर्सेस पेट्रियार्की। ठीक है, समझे? फेमिनिस्ट बिलीव लैंग्वेज हैज़ हिडन पावर दैट रीइंफोर्सेस पेट्रियार्की। अब इसमें एक नाम दिया गया है डेल स्पेंडर कहते हैं अपने वर्क में, मैन मेड लैंग्वेज में बोलते हैं कि मैन्स राइटिंग इज़ बोल्ड एंड डायरेक्ट। देखो समझते हैं इसको कि डेल स्पेंडर जो है वो अपने वर्क में मैन मेड लैंग्वेज में बोलते हैं कि मैन की जो राइटिंग है ना वो बिल्कुल बोल्ड एंड डायरेक्ट होती है, एकदम वो पॉइंट टू पॉइंट बोलेगा, एकदम टू द पॉइंट बोलेगा, ठीक है। और वुमेन की राइटिंग इसके अपोजिट देखा जाएगा, वो अपोलोजेटिक होती है। एक मिनट देखो यहाँ पे समझो, डेल स्पेंडर है, अब इनका नाम भी याद रख लेना, डेल स्पेंडर। उन्होंने उनका वर्क का नाम भी देख लो, मैन मेड लैंग्वेज। पहला पॉइंट हमारे इस पैराग्राफ का तो ये है कि लैंग्वेज है ना एक हिडन पावर है जो पेट्रियार्की को रीइंफोर्स करती है, ठीक है। अब क्या इन्होंने कहा है कि जो मैन है ना, वो मैन की जो राइटिंग है वो बोल्ड और डायरेक्ट है, ठीक है। अब इसके अपोजिट डायरेक्ट लिखा है मैंने। और वुमेन है, वुमेन की राइटिंग में कैसा टोन दिख रहा है, अपोलोजेटिक। शी ऑल्सो पॉइंटेड आउट हाउ मैस्कुलाइन वर्ड्स हैव मोर पॉजिटिव मीनिंग्स, ठीक है। अब उन्होंने ये भी कहा कि जो मैस्कुलाइन वर्ड्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मीनिंग्स वाले होते हैं। और अगर उसका फेमिनिन वर्जन देखो तो वो ऐसा लगता है, बिल्कुल ही अजीब लगता है। अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देती हूँ तब आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो कि मास्टर है, अब हम ये देखो ये मैस्कुलाइन वर्ड है मास्टर, ठीक है। अब हम सोच रहे हो मास्टर वर्ड क्या ही वर्ड है, अच्छा वर्ड है। अब इसका अपोजिट देख लो, इसका जो फेमिनाइन वर्ड है वो क्या है, मिस्ट्रेस। अब इसके इन दोनों के टोन में आप फ़र्क देख लो। इसी चीज़ को डेल स्प्लेंडर ने अपनी जो बुक है उसमें मैन मेड लैंग्वेज, उसमें बताया है कि कैसे लैंग्वेज एक हिडन पावर है जो एकदम चेंज कर देती है किसी भी चीज़ को, एक लिखने के तरीके को बिल्कुल चेंज कर रही है। लैंग्वेज की वजह से चेंज हो रहा है। एक आदमी लिख रहा है ऑन द पॉइंट लिख रहा है, और एक औरत लिख रही है वो एक अलग वे में लिख रही है कि वो दबी हुई है, वो ये नहीं बोल सकती, अब वो खुल के लिख भी नहीं पा रही होगी कि मैं लिख नहीं सकती ऐसा, मैं बोल नहीं सकती ऐसा, ये मेरा हक नहीं है। लेकिन मैन को अगर लिखना होगा कुछ, वो फट से बोलेगा, ये फट से लिखेगा कि हाँ ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही लिखना है और मेरा जो मन आ रहा है मैं वो लिखूंगा। लेकिन औरत ऐसा नहीं करेगी, ठीक है। सिंस लैंग्वेज फेवर्स मैन, अब लैंग्वेज जो है लैंग्वेज फेवर्स मैन, अब लैंग्वेज भी मैन को फेवर कर रही है। वुमेन राइटर्स एम टू क्रिएट अ यूनिक स्टाइल। अब फिर से वुमेन जो राइटर्स थी उन्होंने भी सोच लिया यूनिक स्टाइल यूज़ करने के बारे में कि अगर लैंग्वेज भी मैन को फेवर कर रही है तो हम यूनिक स्टाइल में लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे एक नाम आता है
जेनेट विंटरसन, एंजेला कार्टर क्या करा, नई टेक्निक यूज़ करना स्टार्ट कर दी। बेसिकली किसने, जेनेट विंटरसन ने, एंजेला कार्टर ने नई राइटिंग स्किल, यूनिक राइटिंग टेक्निक स्टार्ट कर दी, उस टेक्निक में लिखना स्टार्ट कर दिया। अब देखो क्या मान सकते हैं हम, मान नहीं सकते, ऐसा ही करा उन्होंने। वर्ड प्ले यूज़ करा, विजुअल चेंजेस यूज़ करे और मिस्टिकल लैंग्वेज शुरू करी, उसमें लिखना शुरू करा मिस्टिकल लैंग्वेज में। टू चैलेंज ट्रेडिशनल नॉर्म्स, ठीक है। नई टेक्निक वुमेन राइटर्स ने यूज़ करी जो ट्रेडिशनल तरीका था उससे हटके, और उसको चैलेंज भी करा। ट्रेडिशनल जो नॉर्म्स थे, ट्रेडिशनल जो तरीका था उसको चैलेंज करना शुरू कर दिया उन्होंने। देखो, फीमेल कॉन्शियसनेस विच ब्रिंग इनटू स्टाइल, थीम्स, डिक्शन, ट्रोप्स इंट्रिंसिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेल राइटर्स। अब क्या यूज़ करा इन्होंने, यूज़ ऑफ mystic language, puns, word play and even visual alteration such as hyphens and parentheses। hyphens और parentheses बताती हूँ क्या होता है hyphens और parentheses। hyphens होता है, ये पता ही होगा ना। देखो, a hyphen connects words to form compound words। ये जो है वर्ड को कनेक्ट करता है कंपाउंड वर्ड बनाने के लिए। जैसे मान लो वर्ड वेल नोन या मदर इन लॉ, ये यूज़ करना शुरू कर दिया। और पैरेंथेसिस, ये देखो, अब ये क्या होता है, ये इनक्लोज करता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को, इट इनक्लोजेज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और एन असाइड दैट इज़ नॉट इसेंशियल टू द मेन सेंटेंस। अब मान लो कि एक लाइन लिखी हुई है जो मेन सेंटेंस है, ठीक है, एक लाइन लिखी हुई है, कुछ भी लिखी हुई है, मेन सेंटेंस है। अब इसके ब्रैकेट में ये लिख दिया गया है, पैरेंथेसिस का यूज़ कर दिया गया है, तो इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख दी जाएगी जो रीडर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट भी नहीं कह सकते, रीडर्स के लिए, रीडर्स पढ़ लें तो अच्छा होगा, लाइन के रूप में इसको डालें, इतना इसेंशियल लाइन भी नहीं है ये, तो इसलिए यहाँ पे इसको साइड में लिख देते हैं पैरेंथेसिस का यूज़ करके कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जैसे अब मान लो कि ह्यूमर के लिए मान लो कि एक लाइन लिखी हुई है, कोई सी भी लाइन लिखी हुई है, उसमें ऐसे लिख दिया कि उसका इनर थॉट क्या था। जैसे मान लो किसी एक कैरेक्टर ने एक डायलॉग बोला, ठीक है, एक डायलॉग बोला, अब उस डायलॉग को उसने सामने वाले को बोला, लेकिन उसका इनर थॉट क्या था वो ऐसे करके लिख दिया गया, जो उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट नहीं था, लेकिन हम पढ़ेंगे तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा कि कैरेक्टर ने क्या सोचा, ठीक है। अब देखो, वर्जीनिया वुल्फ, अभी हमने शुरू में इनका नाम पढ़ा था, उनकी एक राइटिंग है मिसेस डॉलोवे। अब उन्होंने पैरेंथेसिस यूज़ किया अपने इसमें, पैरेंथेसिस यूज़ करा, किस चीज़ के लिए यूज़ करा, रिफ्लेक्ट कैरेक्टर्स शिफ्टिंग थॉट, कैरेक्टर्स के जो शिफ्टिंग थॉट होते हैं ना, उसके लिए इन्होंने पैरेंथेसिस को यूज़ करा, ठीक है। Showalter effectively divided the literary culture of the feminist movement into 3 phases। अब जो शॉल्टर हैं उन्होंने लिटरेरी कल्चर, फेमिनिस्ट के लिटरेरी कल्चर को 3 फेसेस में डिवाइड कर दिया, फेमिनिन, फेमिनिस्ट एंड द फीमेल, अपार्ट फ्रॉम चार्टिंग द रिपीटेटिव इशूज, ट्रोप्स, सिंबल्स एंड स्टाइल्स इन वुमेन्स राइटिंग। एक्टिविटी 5 में थे हम, कैन यू ट्रेस सम एग्जाम्पल्स ऑफ द पोर्ट्रेयल ऑफ द पावर ऑफ वुमेन एंड द मैकेनिज्म्स फॉर कंट्रोलिंग दैम, ठीक है। अब देखो, द पावर ऑफ वुमेन, इसके एग्जाम्पल्स लेने हैं हमें। पावर ऑफ वुमेन, लेडी मैकबेथ याद है, लेडी मैकबेथ, मैकबेथ में थी ये, विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी, ठीक है। देखो, लेडी मैकबेथ मैनिपुलेट्स हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड को मैनिपुलेट कर दिया था, एंड एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग विल पावर
एम्बिशन एंड कनिंग चैलेंजिंग जेंडर नॉर्म्स। अब लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर आपको याद होगा, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थी, ठीक है। तो ये पावर ऑफ वुमेन को शो करती है और वो जेंडर नॉर्म्स को ना चैलेंज कर रही थी। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, हेस्टर प्रायन। अब ये बता दो मुझे, ये किसका कैरेक्टर है? ये मैं ये बता देती हूँ। द स्कारलेट लेटर याद है? ए जो होता है ए साइन वाला, स्कारलेट लेटर बाय, अब ये बता दो कि किसने लिखा था ये भी मैं ही बता देती हूँ, नैथानियल हॉथॉर्न, ठीक है। हेस्टर प्रायन, अब इसका कैरेक्टर कैसा था? अब ये देखो, हेस्टर प्रायन का कैरेक्टर भी द पावर ऑफ वुमेन का एग्जाम्पल है। अब पूछोगे कि कैसे? हमें जैसे पता है वो एडल्टरी के उसमें उसको इतना शेम दिया गया, मतलब वो डिस्पाइट बीइंग शेम फॉर एडल्टरी, ठीक है, एडल्टरी एक जुर्म माना जाता था, तो उसने वो करा। और उसके बाद उसको देखो क्या था कि एक जगह थी, उसके ऊपर उसको खड़ा किया गया, हेस्टर प्रायन को खड़ा किया गया, और वहाँ पे सब उसको देख रहे हैं, और उसके गले में क्या है? ए का साइन है, जो कि शो करता है एडल्टरी को। तो सबको पता है कि इसने एडल्टरी करी है, एडल्टरी का जुर्म करा है। उसके बाद भी, इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करने के बाद भी वो स्ट्रांग रही। अब जैसे आप ये सोच कर देखो कि एक वुमेन है, देखो गलतियां सबसे होती है, एक वुमेन ने एडल्टरी का जुर्म करा, ठीक है। अब उसको अब बीच चौराहे पे खड़ा कर रहे हो, सब उसको जान रहे हैं, सबको पता है कि इसने करा है, आप उसको उसके गले में लिख दे रहे हो कि इसने एडल्टरी करी है, ठीक है। तो सोचो कि एक वीक वुमेन होगी ना, तो वो उसके दिमाग में क्या आएगा कि वो तो बिल्कुल गायब हो जाएगी, वो छोड़ देगी सब कुछ करना, वो जीना ही छोड़ देगी, मे बी सुसाइड भी कर ले, ठीक है। लेकिन अब जो हेस्टर थी वो स्ट्रांग रही, इंडिपेंडेंट रही, और अपनी डॉटर जो थी, उसकी डॉटर जो पर्ल थी, उसको उसने अपने तरीके से, उसने लिटरली डिमांड कर दी कि नहीं, मैं अपने उससे पालूंगी। जो वहाँ के गवर्नर वगैरह जो भी थे वो, उन्होंने क्या कहा कि नहीं, तुमने एडल्ट्री करी है, फिर तो हम तुम्हें अपनी बेटी को, इस बच्ची को कैसे तुम्हें पालने के लिए दे दें। लेकिन उसने आवाज़ उठाई कि नहीं, मैं अपनी बेटी खुद पालूंगी, ठीक है, पर्ल को मैं खुद पालूंगी अपने टर्म्स के हिसाब से। तो ये भी एक द पावर ऑफ वुमेन है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया कि एग्जाम्पल्स देने को बोला। एक तो देखो, अगर पेपर देने ही जाओगे ऑब्वियसली, तो एक तो क्वेश्चन को समझो। सबसे पहले क्वेश्चन को ना 2-3 दफ़ा पढ़ लो कि क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या गया है। होता क्या है कि हमने फट से एक लाइन 2-2 लाइन पढ़ ली कि हाँ ये लिखा हुआ है, कोई चीज़ लिखी हुई है, उसके बेसिस पे हमने फट से जवाब देना शुरू कर दिया और आपने पूरा नहीं पढ़ा। जैसे वो नहीं होता है कि किसी में होता है MCQ होता है ना, MCQ में बोलते हैं कि क्या चीज़ इसमें से नहीं है, और हम एकदम से देखते हैं कि क्या चीज़ इसमें, हम फट से टिक लगा देते हैं कि हाँ इसमें तो ये चीज़ होती है, लेकिन नहीं, उसमें पूछा है कि ये चीज़ किस में नहीं है। ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि ऐसा पूछा जाता है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले तो डीपली पढ़ने की कोशिश करो कि बोला क्या गया। अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से अपना लिखोगे तो उसके, अगर आप थोड़ा भी लिखोगे ना तो उसके ज़्यादा मार्क्स हैं, उसके ज़्यादा मार्क्स, यानी कि जितने मैक्सिमम मार्क्स है उससे ज़्यादा मिलेंगे, नहीं मतलब आपको स्कोर अच्छा होगा, आपको स्कोर करने में हेल्प करेगा अगर आप क्वेश्चन समझ लोगे, ठीक है। और वही आप ऊपर से पढ़ लो उसको कि क्या लिखा, एक वर्ड पढ़ लिया आपने, उसके बेसिस पे आपने आंसर देना शुरू कर दिया, तो ऑब्वियसली वो गलत होगा, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाएगा, ठीक है। तो ये अभी हम ये पढ़ लिया हमने, द पावर ऑफ वुमेन। अब देखो इसमें दूसरा वर्ड क्या पूछा गया, क्या है इसमें? एक तो पावर ऑफ वुमेन का जो पोर्ट्रेल था वो बताना था, और द मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग देम, ठीक है। मैकेनिज्म की बात कर रहे थे, मैकेनिज्म्स फॉर कंट्रोलिंग वुमेन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीज़ें जो कि उनको कंट्रोल करती हैं, ठीक है। तो उसमें हमने पहला देखा कि लैंग्वेज एंड नैरेटिव स्टाइल, ये एक मैकेनिज्म है जो कि कंट्रोल कर रहा है वुमेन को। लैंग्वेज एंड नैरेटिव कंट्रोल। मैरिज एज अ टूल ऑफ ऑपरेशन, मैरिज एज अ टूल ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। अब मैरिज को क्या माना जा रहा है कि इसको औरत को करना पड़ेगा, लेकिन औरत का कंसल्ट और या फिर वो क्या चाहती है या फिर वो उस मैरिज में खुश है कि नहीं है, इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। अब थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट जो है एक्सपेक्टेशंस एंड ऑनर। अब वुमेन से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस
बना कर ली जाती हैं। और ऑनर, सारा बोझ, ऑनर का सारा बोझ किसके ऊपर होता है? वुमेन के ऊपर होता है, ठीक है। तो उसको उस हिसाब से चलना पड़ता है। तो ये भी एक, जब उसके ऊपर एक बोझ है, कई चीज़ों का बोझ है, सोशल एक्सपेक्टेशंस है, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस है, ऑनर का बोझ है, तो क्या होगा कि उसकी जो इनर पावर होगी, उसके अंदर कोई पावर होगी, वो इन चीज़ों से दब गई। ये कहने का मतलब है मेरा कि क्या चीज़ें हैं जो वुमेन की पावर को उभरने से दबाती है, ठीक है। सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड ऑनर। अब एग्जाम्पल ले लें कि बुक पढ़ी होगी आपने, नॉन रीडर्स भी पढ़े होंगे ये बुक, 1000 स्प्लेंडेड सन्स बाय खालिद हुसैनी, ठीक है। अब उसमें कैरेक्टर थी मरियम एंड लैला। वो किस चीज़ से सफ़र करती हैं? स्ट्रिक्ट और सोशल पेट्रियार्कल नॉर्म से सफ़र करती हैं, ठीक है। तो भाई जब कोई किसी चीज़ से सफ़र कर रहा होगा तो वो अपना जो इनर वर्थ है, उसका जो वर्थ है, उसका जो वजूद है, वो कैसे बाहर निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। जब किसी चीज़ का बोझ रख दिया है आपने किसी के ऊपर, तो उसको क्या पता कि अगर उसके अंदर कुछ होगा भी, वो अगर जान भी पाएगी कि मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है, तो मैं इस चीज़ के लिए कैपेबल हूँ, तो वो नहीं कर सकती। उसके ऊपर अलग ही बोझ है, सोसाइटी का बोझ है, फैमिली के लोगों का, फैमिली मेम्बर्स की एक्सपेक्टेशंस है, तो वो अपना नहीं दिखा सकते, अपनी पावर ही नहीं दिखा सकती है। यही था बेसिकली इसमें एक्टिविटी 5 में। अब 1.4 पे आते हैं। वुमेन्स राइटिंग द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। देखो, इन इंडिया अर्ली फेमिनिज्म फोकस्ड ऑन सोशल इश्यूज। अब इंडिया में अभी तक हम कहाँ बार के बारे में पढ़ रहे थे? अब इंडिया में जो फेमिनिज्म है, अर्ली फेमिनिज्म फोकस्ड ऑन सोशल इश्यूज लाइक सती प्रथा के बारे में। सोशल इश्यूज पे इंडियन फेमिनिस्ट ने बात करी। किसके बारे में? एक तो सती के बारे में, विडो बर्निंग पता ही होगा आपको, सती के बारे में बात करी। चाइल्ड मैरिज के बारे में बात करी अपने राइटिंग्स में। फीमेल इन्फेंटिसाइड, ये हम 1.4 में, तो पेज पे आ जाओ आप, ठीक है। अब फीमेल इन्फेंटिसाइड होता क्या है? देखो, न्यू बॉर्न फीमेल बेबीज होते हैं ना, उनको मार देना फीमेल इन्फेंटिसाइड है, ठीक है। अब ये फीमेल इन्फेंटिसाइड होता किस वजह से था? देखो, अब बेटा चाहिए, प्रेफरेंस फॉर सन्स, बेटा चाहिए, तो ऑब्वियसली बेटी को तो मार देंगे ना। अगर बेटे की डिमांड कर रहे हैं, एक कपल है या कोई इंसान है, वो डिमांड क्या, एक चीज़ सोचेगा कि मुझे बेबी चाहिए। अब वो ये नहीं सोचेगा कि लड़का चाहिए या फिर लड़की चाहिए, तो ऑब्वियसली वो जो भी उसको मिलेगा वो उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर किसी ने सोच लिया नहीं मुझे बेटा चाहिए, तो ऑब्वियसली वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। या तो उसका फिर फीमेल इन्फेंटिसाइड हो जाएगा, या फिर वो जब बड़ी होगी तो उसको फिर जिंदा तरीके से, अलग तरीके से मारा जाएगा, जीते जी मारा जाएगा। बेसिकली मैं कहना चाह रही हूँ ये कि अगर बाय चांस जिसने ये सोच बना रखी है मुझे बेटा चाहिए, अगर बाय चांस उसको डॉटर हो भी रही है, वो उसको नहीं मार रहा है, तो फिर उसको वो दूसरे तरीके से मारेगा। वो जब जिंदा रहेगी फिर उसको दूसरे तरीके से मारा जाएगा, ठीक है। तो मैं ये बता रही थी कि इन चीज़ों पे बात करी। अर्ली फेमिनिस्ट जो थी, सती प्रथा के बारे में बात करी, चाइल्ड मैरिज के बारे में बात करी, फीमेल इन्फेंटिसाइड के बारे में बात करी, ठीक है। और ये होता क्यों था? मैंने बताया आपको फीमेल इन्फेंटिसाइड क्यों होता था, कि सन्स की, बेटों की मांग हो रही है। और डाउरी सिस्टम, अब बेटी जब पैदा हो रही है, अब देख रहे हैं लोग कि उसकी बेटी थी, उसकी बेटी की शादी हो रही है, तो इतनी मांग हो रही है। अब जो गरीब आदमी जो है वो क्या सोचेगा कि बेटी मैं पैदा करूं, फिर इसको मैं पालूं, फिर इसको इतना लाखों लाख का दहेज दूं, कैसे दूं, कहाँ से दूं? तो ऑब्वियसली वो नहीं दे पाएगा, वो डर गया। यहाँ पे वो डर गया, इस सिस्टम की वजह से डर गया। तो इसकी बात फीमेल फेमिनिस्ट ने करी। इकोनॉमिक हार्डशिप, अब देखो बहुत ज़्यादा अजीब बात है कि अगर इकोनॉमिक हार्डशिप हो रही है तो क्या बेटों के लिए नहीं हो रही है? बेटे भी तो वही खाना खा रहे हैं ना जो बेटियां खाएंगी। लेकिन फिर भी उस टाइम ऐसा था कि नहीं,
बेटों को हम खिला सकते हैं, बेटे हमें वापस देंगे, बेटियाँ वापस नहीं देंगी, बेटी उल्टा दहेज लेके जाएगी, तो हमने उनको मार दिया क्योंकि हम डर गए कि हम पालेंगे कैसे उनको। अब देखो, अब है कल्चरल बिलीव्स। अब एक सोसाइटी ने एक बिलीफ ही बना रखा है कि जिसके घर में बेटा है वो बहुत ज़्यादा धनी लोग हैं, ठीक है, और जिनके घर में बेटी आ गई तो वो उनका तो बेड़ा कर गया, उनका कुछ है ही नहीं। तो इसके बेसिस पे भी लोग वो नीचा मानते थे कि बेटी नहीं, जैसे कोई राक्षसी पैदा हो गई हो, तो लोग उस मतलब अभी भी हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो उस टाइम भी यही था, कल्चरल बिलीफ का यही था कि लोग क्या कहेंगे कि इनके घर में बेटी पैदा हुई है। तो इस चक्कर में वो जो बेटी होती थी जिसको वो राक्षसी मानते थे उसको वो मार दिया करते थे, ठीक है। अब क्या है, लैक ऑफ लीगल इन्फोर्समेंट। लीगली कोई चीज़ थी ही नहीं कि भाई अगर बेटी को मार रहे हो तो सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ था नहीं, कुछ स्ट्रॉन्ग रूल्स रेगुलेशंस थे नहीं उस टाइम में। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा चलता था फीमेल इन्फेंटिसाइड, तो इसलिए फेमिनिस्ट ने इस बारे में बात करी बहुत ज़्यादा अपनी राइटिंग्स में। देखो 19th सेंचुरी में ब्रिटेन और अमेरिका में फेमिनिस्ट जो थे वो क्या मांग कर रहे थे, राइट टू वोट देने अधिकार की मांग कर रहे थे, ठीक है। या फिर वियरिंग कॉर्सेट पहनती थी औरतें, तो उसको जब वो घर से बाहर जाती हैं तो उसको ना पहनने की वो मांग कर रही थी। लेकिन एट अबाउट द सेम टाइम इन इंडिया फेमिनिज्म इनकम्पास सच कॉजेज एज द abolition of the practice of sati, child marriage, female infanticide, restrictions on female education, inheritance laws. Even then, the reformatory efforts were largely limited to upper class, mostly Brahminical women. तो अभी मैंने बता दिया आपको कि बेसिकली क्या बात कर, जो फेमिनिज्म था वो किस चीज़ के ऊपर चल रहा था इंडिया में। समझाती हूँ आपको ये पैराग्राफ की समरी। देखो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ना मेल राइटर्स का, जैसे मेल डोमिनेंट कंट्री है वैसे ही क्या था कि जो लिटरेचर की दुनिया है उसमें भी मेल राइटर्स ने राज कर रखा था, ठीक है। अब उसके बाद जब वुमेन राइटर्स ने, वही सेम सिचुएशन, वुमेन राइटर्स ने जब लिखना शुरू करा तो उनको शुरू में रिकग्निशन ही नहीं मिली, लेकिन बाद में मिलना शुरू कर दी। कंटेम्प्रेरी इंडियन वुमेन राइटर्स फोकसेस ऑन पोर्ट्रेइंग वुमेन एज इंडिविजुअल्स विद द फ्रीडम टू डिफाइन और रीडिफाइन देमसेल्व्स, ठीक है। अब जो वुमेन थी ना, उन्होंने किस तरीके से लिखना शुरू करा, उन्होंने एज अ इंडिविजुअल लिखना शुरू करा कि वो क्या चाहती हैं, उनके दिमाग में क्या थॉट्स हैं, और वो किस टाइप की बुक्स या फिर कोई भी चीज़ है, ऐसे है, कोई भी चीज़ है लिटरेचर में क्या लिखना चाह रही हैं वो, उन्होंने एज अ इंडिविजुअल लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। अब अगर हम नाम देखें इंडियन ऑथर्स के नाम, इंडियन राइटर्स के नाम, कमला मरकांडेय, अनीता देसाई, शशि देशपांडे, नयनतारा सहगल, गीता हरिहरन, ये सब थी, ठीक है। अब देखो भक्ति ट्रेडिशन, 12th क्लास में भक्ति ट्रेडिशन पढ़ा होगा, हैज़ ऑल्सो बीन एन इनएलिएनेबल स्ट्रैंड ऑफ इंडियाज रिलीजियस एंड लिटरेरी टेपेस्ट्री एंड द राइटिंग्स ऑफ वुमेन भक्ति पोइट्स लाइक आका महादेवी, अंदाल, जनाबाई, मीराबाई, लालदेद एंड बहिनाबाई, ठीक है, कैन बी सीन एज द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशंस ऑफ ऑटोनॉमी एंड लिबर्टी इन द फेस ऑफ आर्बिट्रेरी एंड अनब्रिल्ड रिलीजियस अथॉरिटी ऑफ द हाई कास्ट ब्राह्मण मेल, ठीक है। आपका ये कंप्लीट हो गया। बस बेसिकली इंट्रोडक्शन था ये, इंट्रोडक्शन टू वुमेन्स राइटिंग। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वुमेन्स राइटिंग का जो बैकग्राउंड है वो आखिर है क्या। इधर बोला क्या गया कि वुमेन को रिस्पॉन्सिबल माना जाता था कि होम की प्योरिटी, कि घर की जो प्योरिटी है वो, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वुमेन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और आउटसाइड है कि जो बाहर की जिम्मेदारी है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मैन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एक ये थॉट था। तो बस इतना ही। लेट अस सम अप में वही जो पीछे है वही बताया गया है। तो आपका ये यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। तो जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि ये जो हम यूनिट करने जा रहे हैं वो हम इम्पॉर्टेंट चीज़ कवर कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे इसमें एक वर्ड था हेट्रोनॉर्मेटिव, ये भी मैं समझा देती हूँ हेट्रोनॉर्मेटिव क्या होता है। देखो, इट रेफर्स टू द बिलीफ
और assumption that heterosexuality क्या होती है? हेट्रोसेक्सुअलिटी होती क्या है? अट्रैक्शन बिटवीन पीपल ऑफ द अपोजिट सेक्स, मेल है और फीमेल है, इनमें जो अट्रैक्शन है ये अपोजिट सेक्स है, वो हेट्रोसेक्सुअलिटी कहलाती है। ठीक है, इज़ अ डिफ़ॉल्ट और नॉर्मल सेक्सुअल ओरिएंटेशन। ठीक है, अब जो ये हेट्रोसेक्सुअलिटी है, ये जो टर्म है, ये नॉर्मल माना जाता था, नॉर्मल डिफ़ॉल्ट माना जाता था कि भाई ये तो है सेक्सुअल ओरिएंटेशन में ये नॉर्मल माना जाता था। लेकिन अदर सेक्सुअल ओरिएंटेशंस लाइक होमोसेक्सुअलिटी और बायोसेक्सुअलिटी वो माने जाते थे इससे बाहर, वो बिल्कुल ही अब नॉर्मल माने जाते थे। ठीक है, अभी भी माने जाते हैं। इट ऑफन इन्वॉल्व सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, नॉर्म्स एंड expectations that reinforces this idea, including the idea that people should fit into traditional gender roles। ठीक है, रिलेशनशिप्स बिटवीन मैन एंड वुमेन। अब देखो क्या माना जाता था कि जो लोग हैं उनको जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स है ना और रिलेशनशिप्स है ना उसी में फिट होना चाहिए। ठीक है, और देखो जो वो ये हेट्रोनॉर्मेटिव को फॉलो करने वाले लोग थे, जो इस थॉट को फॉलो करने वाले लोग थे, वो मार्जिनलाइज कर देते थे या एक्सक्लूड कर देते थे उन लोगों को जिनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जेंडर आइडेंटिटी इसमें अलाइन नहीं कर पाता था, इस एक्सपेक्टेशंस में अलाइन नहीं कर पाता था, जैसे गेज, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, पैनसेक्सुअल्स, असेक्सुअल्स, तो वो इस टर्म से बिल्कुल बाहर थे, उनको अलाइन कर दिया जाता था। ठीक है, तो बस इतना ही है, इसमें एक एक यूनिट हम कर लेंगे। और क्वेश्चन की जो मैंने बात करी है ये यूनिट एंड क्वेश्चंस है, जब हमारे एग्ज़ाम आने वाले होंगे या फिर जब हमारी बुक कंप्लीट, जितना जल्दी बुक कंप्लीट हो जाएगी उस टाइम में हम पूरी बुक के क्वेश्चंस करेंगे। और अगर आपने यही अच्छे से कर लिया ना, एक तो आप पूरा समझ लो कि यूनिट आपको ब्लॉक आपको क्लियर होना चाहिए, उसका जो टॉपिक है वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ये आंसर्स, ये क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से कर लोगे ना तो आपका पेपर तो क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट यूनिट में मिलते हैं, नेक्स्ट यूनिट कवर करेंगे। हम बता देती हूँ किस चीज़ के बारे में। जैसा मैंने शुरू में बताया था, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का आ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, इसके बारे में यूनिट 2 है, इसको हम क्रिटिकली एनालाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी नहीं पढ़ेंगे तो फिर कब पढ़ेंगे, टाइम बिल्कुल कम है। फेब्रुअरी वैसे ही आ चुका है, मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने हैं आपके पास, जून में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं। और अभी हमें 8 बुक और कवर करनी है, 7 बुक और कवर करनी है, एक बुक इसको मिला के 8 बुक और कवर करनी है। तो फट से देख लो वीडियोस। थैंक यू।